J-10C जो हमारे जहाज़ हैं, JF-17 थंडर हैं, F-16 हैं, मिराजेस हैं, एक बेस से उड़ते हैं। तो पहली बात दुश्मन को ये नहीं पता ये न्यूक्लियर टिप हैं या कन्वेंशनल बॉम्ब लेके आ रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये मिशन एयर टू एयर एक पेट्रोलिंग करने आ रहा है जहाज़ या ये बॉम्बिंग करने आ रहा है। बॉम्बिंग किस एरिया में करने आ रहा है, बॉम्ब कितने लेकर आ रहा है, टारगेट कौन सा है। तो आप इमेजिन करें कि दुश्मन के पास गैस वर्क भी नहीं हो पा रहा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एयर पावर ऑलमोस्ट 3 डायमेंशनल अब हो गई है, एक एरोस्पेस हो गई है, साइबर पीछे इसके साथ हो गई है, नेटवर्किंग बहुत स्ट्रांग हो गई है, जैमिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई है, एयर टू एयर रिफिलिंग हो गई है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हो गई है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये बड़ी पोटेंट फोर्स होती है। अभी जब राफेल की अगर आप बात करना चाहें जो हिंदुस्तान ने भेजे थे तो वो ये नहीं था कि 4 राफेल आए, वो एक पैकेज आता है। तो इट्स अ कंप्लीट वॉर फाइटिंग इक्विपमेंट मशीनरी एंड ऑर्केस्ट्रेटेड एक किस्म का ये फॉर्मेशंस होती हैं आजकल की। UAVs ये समझे एक जहाज़ होता है जिस पर वेपन भी लगते हैं और सिर्फ पायलट नहीं है उसको। और इसका एडवांटेज ये होता है कि वेपन ये ऑलमोस्ट जहाज़ के करीब कैरी करता है, जहाज़ जितने कैरी करता है, लेकिन इसकी इंड्योरेंस जहाज़ से को 10 गुना ज़्यादा होती है। यानी ये उड़ता रहता है बिकॉज इसके अंदर बड़ा लाइट पंखा लगा होता है और पंखे वाला इंजन होता है और ये 30-40 हज़ार फुट पे उड़ता है। इसकी आवाज़ भी ज़मीन पे नहीं आती। अगर सारा सारा दिन उड़ता रहे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। वो ऑब्जर्व भी करता है और बड़ी लिथैलिटी के साथ फायर भी करता है। ये एक ऐसी डायमेंशन है, हिंदुस्तान ने कोई भी काम नहीं किया खास इसके ऊपर। टेररिज्म भी हमारा शुरू हो गया, अफगानिस्तान वॉर हुई, फिर भी हम बिजी रहे। सबसे ज़्यादा तो हमने इन हाउस जो अपनी अंदरूनी देखी है तो कॉम्बैट किया है। तो वो हमारा ऑल द टाइम जो स्टेट ऑफ रेडीनेस है वो हमारी ऑब्लिगेशन रही है इतने सालों में, जिसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि हम किसी लेयर मोड में चले गए या रिलैक्सेशन के मोड में चले गए या हॉलीडे मोड में चले गए। हमारा तो वो ऑप्शन ही नहीं है। अयूब खान ने किसी ने कहा था कि आपको F-86 इसलिए दे जाएंगे कि आपने हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते। ये 1965 की बात है जब F-86 से करते। तो अयूब खान ने जवाब में कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो यही जहाज़ हम अमेरिका के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये F-16 अगर आपने इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना तो फिर तो आप फ्लाई पास्ट के लिए रखें, इसको सलामियाँ देने के लिए रख सकते हैं, उसके लिए तो जहाज़ नहीं लिया जाता। सोचें इंडियन एयरफोर्स चीफ कह रहे हैं, वो पब्लिकली कह रहे हैं कि मुझे जहाज़ों की ज़रूरत है ताकि मैं रेलेवेंट रह सकूं और दुश्मन पर अपना खौफ बरकरार रख सकूं। और गिला करते हुए कहते हैं कि हमने 2016 में 40 तेजास जहाज़ ऑर्डर किए थे। मैं यहाँ पॉज करके तेजास बताता हूँ। तेजास वो जहाज़ है जो JF-17 थंडर के मुकाबले में हिंदुस्तान बनाना चाहता है। तो तेजास हमने 2016 में 40 जहाज़ों का ऑर्डर किया था और 2025 तक हमें तेजास एक भी नहीं मिला 40 जहाज़ों के लिए। एयरफोर्स इस तरह नहीं लड़ती। एयरफोर्स इस तरह लड़ती है कि ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मिशन जो प्लान करती है। अगर एक समंदर में आपने प्लान करना है किसी बहरी बेड़े के अगेंस्ट या बहरी कोई इंस्टॉलेशन है उसके खिलाफ, तो हो सकता है JF-17 सबसे अच्छा हो। ठीक हो सकता है आपने डीप स्ट्राइक करना है तो F-16 के साथ J-10C जाना सबसे मुनासिब हो। तो ये कॉम्बिनेशन होती है जो डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस, सेंसिटिविटी, एक्यूरेसी एंड द रिस्क, ये कितने इन्वॉल्व हैं उस पे बेस करके आप डिसाइड करते हैं कि ये पैकेज होगा। इंडियन राफेल में एक मेटियोर मिसाइल लगा हुआ है विच इज़ 150 किलोमीटर की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। एक इंसानी आँख चंद किलोमीटर से आगे नहीं देख सकती, रेडार देख सकता है। तो रेडार के ज़रिए जब आप फायर करते हैं तो मेटियोर की एक सलाहियत थी राफेल की कि वो 150 किलोमीटर तक पाकिस्तानी या दुश्मन जहाज़ को मार गिरा सकते थे। हमने मार्च 2022 में जब J-10C खरीदे तो जब PL-15 साथ खरीदा तो इसकी रेंज जो है वही BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज 150 के मुकाबले में 200 किलोमीटर प्लस। जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 है उनको भी अपग्रेड किया गया टू AISA रेडार, जो इसमें रेडार इस्तेमाल होता है और PL-15 कैरी करने के लिए। तो अब हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जो फ्लीट है वो भी PL-15 कैरी करता है। अब इसका नतीजा मैं आपको बताता चलूँ कि अब इंडियन पायलट उधर से जब टेक ऑफ करेगा तो बेशक JF-17 थंडर हो या J-10C हो या उसको पता भी लग जाए फलां जा रहा है, बट उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये PL-15 वाले जहाज़ आ रहे हैं या उसके अलावा आ रहे हैं। रेंज कितनी है, क्योंकि हमारी रेंज प्लस है। जब तक वो अपनी हमारी रेंज में पहुंचेगा टेक्निकली हमारे पायलट का मिसाइल रास्ते में होना चाहिए। ये जो राफेल आए थे ये फुली लोडेड थे। ये स्पाइस एक वेपन होता है उसका, बहुत ही पावरफुल है जो स्ट्राइक में यूज़ होता है, वो लेकर आए थे। बहुत हाई ऑल्टीट्यूड थे, स्पीड ऑलमोस्ट सुपरसोनिक के करीब थी जिस पे ये एंटर होना चाह रहे थे बिकॉज हाई स्पीड दे वांटेड टू मेक अ हाई स्पीड रन। मैं इसको कहता हूँ कि पाक फ़िज़ाई ने 3 डायमेंशनल इसको काउंटर किया। 3 डायमेंशनल ये होता है कि मैं उसको अपना नाम दे रहा हूँ कि ज़मीन से हवा में जो मिसाइल आप फायर कर सकते हैं अपने एयर डिफेंस के लिए, वो हमारे पास एक लेटेस्ट पाक फ़िज़ाइया ने कोई 8-9 महीने पहले प्रेजेंट एयर चीफ हैं इनकी क़यादत में ख़रीदे गए HQ-9B एक मिसाइल है हमारा, चाइना का है, बहुत लॉन्ग रेंज, वेरी एक्यूरेट और ऑलमोस्ट इसको स्टेल्थ इसमें फीचर्स हैं। दुश्मन के जहाज़ और जो रेडार्स हैं उनको डिटेक्ट भी मुश्किल से करते हैं।
वो हमारे पास ज़मीन से है डिफेंड करने के लिए। हवा में हमारे जहाज़ ज़ाहिर हैं, JF-17 हैं, थंडर है और F-16 हैं, J-10C हैं, दूसरे जहाज़ जिन्होंने एनकाउंटर करना है। तीसरी एक डायमेंशन है जिसका कम जिक्र हो रहा है और नॉलेज में नहीं है लोगों, लेकिन पाक फ़ज़ाइया बहुत एडवांस हो चुकी है, उसमें है साइबर कमांड फोर्स। पाक फ़ज़ाइया ने बड़ी इस्टेब्लिश की है, जो वो ये करती है कि ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रम और दूसरी चीज़ें, मैं डिटेल्स में नहीं जा सकूंगा बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन, लेकिन आपके नाज़रीन की अंडरस्टैंडिंग डिसेबल वो भी किया। अच्छा, अब ये सारे मिलकर जब ये करते क्या हैं, जब आप अपने वॉरफेयर जहाज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, जैमर्स सब यूज़ करते हैं, ये करते क्या हैं कि पायलट की जो ओरिएंटेशन है, जिसके ज़रिए वो सोचता है कि इस तरफ एयर कंडीशनर है, इस तरफ लाइट है, इधर सोफ़ा है, पीछे कर्टन है, जो ये ओरिएंटेशन को डिग्रेड करते हैं, यानी उसके एलिमेंट ऑफ पैनिक सेट इन करते हैं उसके जहन में कि पता नहीं ये इधर क्या हो रहा है, पता नहीं सामने कुछ हो तो नहीं ला। तो आपको एक फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी या आपका कॉन्फिडेंस शटर होना शुरू हो जाता है। अब जो मेरे लिए कंसर्न है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने लिए मुझे इत्मीनान है, वो ये है कि बाय द वे ये जंग शुरू होने से पहले का मिशन है, ये जहन में रखिएगा। जो ये प्री डिसाइडेड मिशंस होते हैं, जो प्री प्लान्ड होते हैं, ये एक रात पहले नहीं ऐलान किए जाते, ये महीनों और सालों पहले न सिर्फ डिसाइड होते हैं बल्कि प्रैक्टिस किए जाते हैं। और ये जहन में रखिएगा कि दुनिया में कोई और न्यूक्लियर पावर दुश्मन नहीं है और नेबर्स नहीं, ये कॉम्बिनेशन याद रखिए। ये दोनों में फ़र्क है, हज़ारों मील का फासला है या दोस्ती है, अदरवाइज़ करीब हैं तो एक दूसरे से। तो हम एक वाहिद कॉम्बिनेशन है या पेयर हैं दुनिया में, जो न्यूक्लियर भी हैं, नेबर भी हैं और बदकिस्मती से दोस्त भी नहीं। ना फतह है, ना हमने दुनिया को दिखाना है, ना हमने इंटरनेशनल रेलेवेंट रहना है, हमने एक के लिए लड़ना है, वो है हमारी सोवरेनिटी और हमारा मकाम। हमें पता है कि हम हारेंगे तो हम मिट जाएंगे, हमारे पास चॉइस नहीं है। इंडिया को सर्वाइवल की फिक्र नहीं होनी चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, उसी आउट नंबर को कैसे प्लग करते हैं एक जज्बे के अलावा, वो करते हैं आप बेटर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। आपकी ट्रेनिंग हमारी बेहतर और बहुत अच्छी हमारे से एक्सपेक्टेड होता है कि हमने बार को नीचे नहीं आने देना जो स्टैंडर्ड की है, और वो नहीं आती, ठीक है। ये दूसरी चीज़। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो ये है, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ज़बरदस्त तरीके से गैप फिल कर सकते हैं और हम हमेशा करते रहेंगे। 65 की जंग में हमारे पास F-86 थे, बाद में आने वाले वक्तों में हमने एक F-16 इंडक्ट किए, अभी हमने J-10C इंडक्ट किए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये राफेल के अलावा पिछले 20 सालों में हिंदुस्तान में कोई जहाज़ नया इंडक्ट नहीं हुआ। तो हम टेक्नोलॉजी अडैप्ट भी जल्दी करते हैं, हम अबूर भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जल्दी हासिल करते हैं। J-10C जो हमारा लेटेस्ट जहाज़ है, हमने रिकॉर्ड मुद्दत में हमारे पायलट्स ने ऑपरेशनलाइज, टेक्नीशियंस ने उसको ऑपरेशनलाइज, इंजीनियर्स ने उसको ऑनलाइन किया अवेलेबल। पाकिस्तान, नेपाल या भूटान नहीं है। हमारी बहुत ऑनरेबल रिस्पेक्ट ना सिर्फ कौम करती है फोर्सेस की, लेकिन हम खुद भी, हमारे पे कर्ज है कौम का। तो लेट इट बी क्लियर कि मैं अक्सर लोगों को मुझे कहते हैं कि जी हमारी दिफाई अफवाज, तो मैं कहता हूँ जी एयरफोर्स के बारे में तो बिल्कुल यूज़ ना करें जिससे मैं बिलोंग करता हूँ। हम दिफाई नहीं हैं और नहीं नज़र आएंगे इंशाल्लाह। जब वक्त आया हम डिफेंस में नहीं सिर्फ रहेंगे, हम रोकने पे नहीं रहेंगे, हम इंशाल्लाह ताला सूद के साथ वापस करेंगे। हमारे जो टारगेट्स हैं, पोटेंशियल टारगेट्स हैं, अगर हम पे ये हमला हुआ तो रिटेलिएटरी स्ट्राइक के टारगेट्स वेल थॉट आउट, वेल कैलकुलेटेड एंड वेल आइडेंटिफाइड। ये नहीं है कि हम एक मीटिंग बुलाएंगे, हाँ यार हमें ये किया तो अब क्या करना चाहिए, हम क्या सोचें, ऐसा नहीं होता। जिस्म कमज़ोर है, डिमोटिवेटेड है या साथ नहीं दे रहा तो वेपन जितना मर्जी आप पकड़ लें, वो नहीं होगा साथ। तो कौम जब तक साथ होगी तो ये वेपन कारगर होगा, और अगर कौम साथ खुदा ना खास्ता पीछे होगी तो वेपन पे भी कॉम्प्रोमाइज़ होगा।